नमस्कार साथियों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सभी का स्वागत है, सगवाल अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आरटीई 2009 और उसके रिवीजन को लेकर, और इसमें हम केवल उन महत्वपूर्ण एरियाज को लेकर बात करेंगे जिनसे आपको परीक्षा में प्रश्न मिलने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले यदि साथियों इसको लेकर हम बात करें, तो यदि हम इसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं, बेहतर रहेगा। तो पहला तो यही है कि शिक्षा का अनिवार्य कहिएगा, और अनिवार्य के अलावा साथियों आप निःशुल्क भी कहिएगा, क्योंकि नाम है ये शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क अधिकार अधिनियम। अधिकार अधिनियम 2009 साथियों, आप लोगों ने इसको कहा है। अब इसमें से हमें कौन कौन सी बातें हैं जिनको जानना जरूरी है। तो पहले तो कुछ तथ्य हो जाए, छोटे छोटे तथ्य जो आपको दिमाग में रखने हैं। आपने कहा साहब जैसे कि, तो तथ्य में सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि इस शिक्षा के अधिकार की जो मांग है, सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 18 मार्च 1910 में रखी गई। तो आप कह सकते हो कि साहब शिक्षा के, आप कहिएगा कि निःशुल्क और एवं अनिवार्य, ये हमने एक नाम दिया था साथियों कि शिक्षा के निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार की मांग सर्वप्रथम सर्वप्रथम गोखले बिल में, ये तो आपने नाम दे दिया कि गोखले बिल में, तारीख हमें मेंशन करनी है 18 मार्च 1910, गोपाल कृष्ण गोखले ने की। गोपाल कृष्ण गोखले ने की। तो एक तो ये हमारी दिमाग में रखने वाली बात रहेगी। दूसरा रहेगा साथियों, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली, भी आप कहिएगा कि बुनियादी शिक्षा प्रणाली में इसकी रूपरेखा रखी। अब इस बुनियादी शिक्षा का जो प्रस्ताव है, वो आपने कह दिया, जिसका प्रस्ताव अक्टूबर 1937, अक्टूबर, तारीख में बनती है 22-23 अक्टूबर बनती है साथियों। 22-23 अक्टूबर 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में रखी है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन में रखी। अब इसमें क्या क्या था वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं बराबरी बता देता हूँ। 7 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। 7 से 14, 6 to 14 नहीं है, 7 to 14 शिक्षा का माध्यम। मैं लिख देता हूँ साथियों, मुझे भरोसा कम है थोड़ा सा आप लोगों पर, भूल जाओगे इसलिए। इसके प्रावधान क्या थे? इसके प्रावधान थे 7 to 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क हो। की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य हो।
तो ये हो गया है। दूसरा साथियों, आपने ये भी कह दिया 7 to 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। सेकंड हमने कहा माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। स्वरूप कैसा होना चाहिए? क्रियात्मक होना चाहिए। अब उसके बाद में साथियों यहाँ तक थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो हमें जिक्र करता है संविधान का। संविधान के बारे में केवल हमें अनुच्छेद 45 की बात करनी है। अनुच्छेद 45 कह रहा है, क्या कह रहा है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में बालकों को को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। ये साथियों आप लोगों ने कहा है। तो कुल मिलाकर 45 जो था ये भी आपने देख लिया है। अब साथियों उसके बाद में आ जाता है आपका 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना है ये। अब इसमें हमने दो तरह की बातें कही है। कौन कौन सी? पहला तो इसका समय निर्धारित कर देते हैं कि इसका समय क्या था। साथियों इसका समय जो रहा था ये हमने कहा है दिसंबर 2002। अब इसमें किया क्या था आप लोगों ने? एक तरफ तो साथियों आपका मौलिक, या मौलिक भी जाने दो, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में के या ए जोड़ा, एक तो ये रहेगा अनुच्छेद 21 के और ए जोड़ा है। दूसरा साथियों हमने ये भी कहा है कि अनुच्छेद 51 कहा है आपने, और 51 के में इंग्लिश का के और हिंदी का टे जोड़ा, ये साथियों हम लोगों ने कहा है। अब यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है, कुल मिलाकर देखना पड़ेगा। और उसमें भी हमने एक नाम जोड़ा है कि साहब थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं। ये बना दिया था शिक्षा का अधिकार, बना दिया था। ये क्या बनाया था साथियों आप लोगों ने? इसको नाम दिया था आपने कि ये शिक्षा का अधिकार हो गया है, और इसको आपने क्या बना दिया है? शिक्षा का कर्तव्य बना दिया है साथी। अब शिक्षा का अधिकार और शिक्षा का कर्तव्य समझने वाली बात ये रहेगी भाई, अधिकार किसका है ये और कर्तव्य किसका है ये। तो जब अधिकार की बात करोगे साथियों, तो अधिकार जो है वो आपने बनाया है माता पिता का, अभिभावक का, माता पिता का और अभिभावक का साथियों। दूसरी तरफ मैंने शिक्षा का कर्तव्य बनाया है, माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, शिक्षा का अधिकार जो है ये बनाया है बालकों का, और बालक के अलावा शिक्षा का कर्तव्य बनाया है ये माता पिता का, या बच्चों के जो गार्जियंस होंगे उनका। ये साथियों आप लोगों ने कह दिया है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद में अब आपने कहा कि साहब आरटीई
2009 की प्रक्रिया प्रक्रिया का मतलब है कि साहब ये आखिर ये जो कानून है आपका, ये कैसे बना है, इस कानून को कैसे बनने में सहयोग मिलता है। अब इसमें हमें क्या करना है साथियों, ध्यान रखना है। सबसे पहले यदि हम प्रयास करते हैं जानकारियों को एकत्रित करने की, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो भूमिका रहती है, ये रहती है साथियों राज्यसभा की रहती है। ध्यान रखना है, राज्यसभा के बाद में मेरे मित्रों रहती है लोकसभा की रहती है। लोकसभा के बाद में मेरे मित्रों राष्ट्रपति महोदय की रहती है। ठीक है, ये सारी बातें अभी अभी हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की रहती है साथियों। उसके बाद में राष्ट्रपति के बाद में आपको चलना है गजट में, चलना है साथियों। कहां पर चलना है? गजट में चलना है। गजट में प्रकाशन, और गजट में प्रकाशन के बाद में फिर मैंने नाम दिया है लागू करने की बात कही है साथियों। तो अब यदि पूरी कहानी को आप देखोगे, तो इस कहानी में आपने सबसे पहले जोड़ा है, देखो नाम अपने को ध्यान रखने की, तो ये हो गया है। दूसरा साथियों आपने इधर कह दिया है, फिर आपने यहां पर भी नाम दिया है, आपने यहां पर भी चीजों को रखा है, और चीजों को आपने इधर भी रखा है। अब आप कहोगे कि सर समझाइए फिर इनको, तो साथियों जब समझाने का नंबर आएगा, ये राज्यसभा हुआ है, इधर जो है आपका लोकसभा हुआ है, लोकसभा के बाद में राष्ट्रपति हुआ है, गजट में प्रकाशन हुआ है, और ये हुआ है लागू हुआ है। अब साथियों यहां से जो कहानी स्टार्ट करोगे, तो ये राज्यसभा में आता है 20 जुलाई को, 20 जुलाई 2009 को मेरे मित्रों। लोकसभा में आता है, ध्यान रखिएगा, 4 अगस्त 2009 को आ जाता है साथियों। यहां पर पहुंच जाता है मेरे मित्रों 26 अगस्त 2009 को मेरे मित्रों। ये सारी जो बातें हैं, ये तारीख बाई तारीख मेरे साथियों आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद में मेरे मित्रों 27 अगस्त को आप कहिएगा, है ना, गजट कह दो, गजट की बजाय आप कहोगे अधिनियमित कहना शब्द ज्यादा ठीक रहेगा साथियों। क्या नाम देंगे हम? अधिनियमित कहेंगे। अधिनियमित। और जब आप पूछोगे अधिनियमित के बारे में, तो ये बनता है आपका 27 अगस्त 2009 को। और साथियों यदि लागू की कहोगे, तो 1 अप्रैल 2010 को। और ये हुआ था साथियों मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री साहब थे उस समय पर, उनके कार्यकाल में मेरे मित्रों ये अचीवमेंट हुआ है। उम्मीद है ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये आपने देख लिया है। अब इसके बाद में मेरे मित्रों 1 अप्रैल 2010 को आप लोगों ने लागू कर दिया है। भारत को हम कहते हैं कि भारत जो था 135वां राष्ट्र बना है। भारत 135वां देश बना था मेरे साथियों। ये हम लोगों ने आंसर दिया है। अब कुल मिलाकर ये सारी बातें आपने देख ली है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और आगे अब आपका साथियों क्या हुआ कि अधिनियम बनकर तैयार हो गया है। ये है आपका आरटीई 2009। अब एक तो साथियों आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि एक तो अलाभान्वित बच्चे शब्द मिलेगा आप लोगों को इसमें। कौन सा नाम मिलेगा? अलाभान्वित।
ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। अलावान्वित बालक में मेरे मित्रों आपको सभी को ध्यान है। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि एससी आ गया है, एसटी कम्युनिटी आ गया है। ये कुछ नाम है साथियों जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आपने सबसे पहले कह दिया साहब क्या नाम दोगे, एससी एसटी का नाम दे दिया है। और साथियों इसके अलावा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े आ गया है। सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े आपने कह दिया है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग मेरे मित्रों आप लोगों ने इसमें नाम दिया है। अब आप कहोगे सर इसके अलावा क्या कहोगे, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक। और ये भी ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, नेक्स्ट हमने कह दिया है सामाजिक, कह दिया है आर्थिक, कह दिया है सांस्कृतिक, कह दिया साथियों भौगोलिक, कह दिया है आप लोगों ने सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक भौगोलिक, इवन लैंगिक भी कह दिया है आपने। आधार पर सरकार के घोषित वर्ग, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान रहेगा आपका है ना साथी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो आपको इसको समझना पड़ेगा लाभान्वित वाला। अब मेरे मित्रों ऐसा रहेगा दुर्बल बालक जिसे कहोगे आप, तो एक नाम और रहेगा यहाँ पर दुर्बल वर्ग कह दीजिएगा। अब पहली बात तो यह है कि दुर्बल वर्ग में कौन आएगा। तो इसमें रहेगा सरकार द्वारा घोषित, सरकार द्वारा घोषित वर्ग। राजस्थान में आपने क्या किया है कि राजस्थान में इस हेतु 2.5 लाख वार्षिक आय का प्रावधान रखा है। तो ये एक नाम आपने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो साहब इतना सारा जो प्रावधान है ये सरकार के द्वारा किया गया है। अब साथियों कुल मिलाकर आप देखोगे तो आपको ये भी पता लगाना है कि भाई इसके अलावा हम कौन कौन से वर्ग हैं, कौन कौन सी कैटेगरियां हैं जिनको आप लोगों ने शामिल किया है। अब इसके अलावा मेरे मित्रों इसमें एक कैटेगरी और आती है आपका, क्या कहोगे, तो उसमें आपने कहा भाई एक तो राष्ट्रीय स्वपरायणता, राष्ट्रीय स्वपरायणता, मस्तिष्क घात मेरे मित्रों। तो ये क्या है, उन बच्चों के लिए है जिनके साथ में किसी प्रकार की कोई जो मानसिक रूप से व्याधियां हैं मेरे मित्रों, उनको भी आप लोगों ने यहाँ पर रखा है। इसके अलावा मानसिक मंदता कह दीजिएगा मेरे मित्रों। मानसिक मंदता एवं अन्य परिभाषित अन्य परिभाषित, जी हाँ, शब्दावली
ये साथियों आप लोगों ने यहाँ पर नाम जोड़ा है। इसका अलावा बालक का मतलब है 6 से 14 वर्ष के बच्चे मेरे मित्रों। प्रारंभिक का मतलब हो गया है कि 1 से 8वीं तक के बालक, बालक 6 से 14 वर्ष के बच्चे। क्लास पूछोगे तो कक्षा 1 से 8 मेरे मित्रों आपने यहाँ पर लिखा है, ये कक्षा हो गई है। तो बालक 6 से 14 प्रारंभिक, 1 से 8 मेरे मित्रों बालक हो गए हैं। अब इसके अलावा यदि आप पूछोगे कि सर और कौन कौन से आपके आंसर रहेंगे, तो भाई देखो इससे आगे यदि हम चलेंगे तो आपने एक ही नाम दिया है कि आरटीई 2009 में मेरे मित्रों, आरटीई 2009 में कुल मिलाकर यदि देखोगे तो इसको पूरे को हम 3 भागों में बांट देते हैं। मैं तो कहता हूँ 3 भी क्यों बांटे भाई, चलो फिर भी 2 भागों में हम इसको विभाजन कर देते हैं। आपने कहा ये 2 भाग कौन कौन से हैं साथियों, तो सबसे पहला जो हमने नाम दिया है वो रखा है, इसमें अध्याय रख दिया है। और अध्याय के अलावा मेरे मित्रों इसमें धारा लिखा है। यदि पूछोगे भाई अध्याय, तो मेरे मित्रों 7 अध्याय और एक इसमें अनुसूची है, ये हो गया है। धारा मेरे मित्रों 38 है, मूल धारा है। 39वीं धारा एक विशेष स्थिति है मेरे मित्रों। तो मूल तो वैसे 38 ही है, ये साथियों आप लोगों ने कहा है। अब यदि हम बात करते हैं अध्याय को लेकर बात करें साथियों, तो आपने कहा है अध्याय यहाँ पर मेंशन किया है और यहाँ पर हमने धाराएं लिख दी है साथियों। ये धाराएं हमने लिखी है, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। मैं यहाँ पर लेसन के नेम लिख देता हूँ। पहला जो लेसन है उसको साथियों नाम दिया है मैंने प्रारंभिक दिया है। यहाँ धारा आती है 1 और 2 तक आती है। फिर आता है साथियों आपका आरटीई, मैंने नाम रख दिया है अधिनियम का। आप इसको कह सकते हो अनिवार्य एवं निःशुल्क अधिकार कह सकते हो साथियों। ये रहेगा आपका 3 से लेकर 5 तक रहेगा, 3 से लेकर 5 तक रहेगा। थर्ड मेरे मित्रों हमने लेसन का नाम दिया है और ये रहेगा आप लोगों का समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार। और इसी में हमने जोड़ा है साथियों अभिभावकों के कर्तव्य, अभिभावकों के कर्तव्य। यहाँ पर यदि आप बात करोगे साथियों तो आपकी जो धारा बनेगी ये बनेगी 6 से लेकर 11 तक बनेगी साथियों। अगला जो आपका लेसन रहेगा 4, आपने कहा कि सर 4 क्या रहेगा, तो हमने 4 में लिखा है साहब विद्यालय एवं अभिभावकों के, माफ कीजिएगा विद्यालय एवं शिक्षक शब्द आएगा के कर्तव्य। यहाँ सा आपको बात करनी है, ये साथियों रहेगा 12 से लेकर 28वीं तक का लेसन है आप लोगों का, सबसे बड़ा लेसन है ये। उसके बाद में पूछोगे सर नेक्स्ट क्या रहेगा,
तो हमने कह दिया साहब प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं समापन। प्रमाण पत्र। साथियों यदि इसमें बात करोगे 29 और 30 तक की आप लोगों ने बात की है। अब आगे कहा साथियों, ठीक है, ये 6 हो गया है। और साथियों 6 में यदि पूछोगे कौन सा लेसन रहेगा, तो 6 में आपको देना है बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकारों का संरक्षण। और साथियों यदि आप कह रहे हो 31 से 34 तक कह दीजिएगा साथियों। और यदि फिर आप कह रहे हो कि लास्ट में क्या रहेगा, तो हमारा जो लास्ट का जो लेसन है साथियों 7वें नंबर का, उसको हम नाम देते हैं प्रकीर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्रों? प्रकीर्ण कहते हैं। और प्रकीर्ण का जो संबंध है वो कहां से कहां तक रहेगा, तो आपने कह दिया है 35 से लेकर 39 तक हो गया है। तो ये मेरे मित्रों लेसन भी है और अध्याय भी है और उनकी धाराएं भी है साथियों। तो कुल मिलाकर ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा इन लोगों को कि सब ये धाराएं हैं और ये आपका लेसन रहेगा। उम्मीद है इनको आपको जो मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, धारा पूछ लेगा कौन सी धारा कौन से लेसन में है, कौन से लेसन में कौन सी धारा है नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। लेसन का नाम लिख देगा, नंबर दे देगा, कौन सा जो लेसन है वो सही तरीके से मैच नहीं है। अब साथियों इसके अलावा मैं यदि धाराओं को लेकर बात करूं, प्रमुख धाराएं, तो ये जो प्रमुख धाराएं हैं साथियों, इसमें सबसे पहला आपने जो नाम दिया है, ये आप कह रहे हो कि भाई धारा 1 कह रहे हो। धारा 1 जब कहोगे, और धारा क्या, लेसन भी 1 हो गया है अब तो, और धारा भी चलने दो, अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, धारा फर्स्ट हो गया है। इसको मेरे मित्रों कहा है आपने परिचय कहा है, नाम कहा है, विस्तार कहा है, प्रवृत्त होने की तारीख आपने कह दिया है। ये सारी जो बातें हैं ये आपने इस एक्ट के बारे में कही है। अब इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, कहते हैं साहब संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में जे के जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, 1 अप्रैल 2010, ठीक है, से लागू संपूर्ण भारत में जेके को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 से लागू। अब उसमें भी हमें एक और बात मेंशन करनी है। आपको अगर साथियों कौन सी वाली बात मेंशन करनी है, तो आपको ये भी इसमें लिखना पड़ेगा कि साहब यहाँ तक तो ठीक है 31 अक्टूबर, क्योंकि ये जो बातें हैं साथियों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। 31 अक्टूबर 2019 से जेके में लागू। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने इसको लागू कर दिया है मेरे मित्रों। ये भाई इसका एक परिचय हो गया है, ये धारा 1 में हो गया है। धारा 1 के बाद में साथियों आप सेकंड में आइएगा, और धारा सेकंड में केवल हमने लिखा है प्रमुख शब्दावली,
ये हो गया जैसा धारा सेकंड में, और उसको हमने क्या नाम दिया है, प्रमुख शब्दावली मेरे मित्रों आपने कहा है। अब यहाँ पर फिर हमारा लेसन चेंज हो जाएगा धारा सेकंड के बाद में। अब ये आ जाएगा साथियों आप लोगों का धारा थर्ड आ जाएगा। कौन सा लेसन आएगा, धारा तीन आ जाएगा साथियों। अब यदि आप पूछोगे सर धारा तीन में क्या लिखा हुआ है, तो धारा तीन में साथियों आपने लिखा है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है मेरे मित्रों। ये आप लोगों ने इसे नाम दे दिया है कि भैया ये इसका नाम रहेगा। अब तीन एक में मेरे मित्रों क्या रहेगा, तीन एक में क्या रहेगा, एक तो तीन एक है इसमें 6 से 14 वर्ष के बालक, 6 से 14 वर्ष के बालक, ये साथियों आपने इसमें नाम लिखा है। इसके अलावा कहोगे 2D और 2E, 2D और 2E में शामिल बालक। अब वो जो आपके अलावान्वित वगैरह जो बच्चे हैं साथियों, वो भी इसमें शामिल होंगे। उसको आपने तीन ए कह दिया है। अब आप कहोगे सर इसके अलावा आप क्या कहोगे, तो तीन दो में आप कहोगे सर तीन दो आ जाएगा। कहते साहब कोई फीस नहीं ली जाएगी। कौन से बच्चों से, इन 6 से 14 वर्ष के बच्चों से कोई फीस नहीं लेनी है मेरे मित्रों, फ्री में इन बच्चों को पढ़ाना है। सरकारी स्कूलों की बात तो चल ही रही है, लेकिन निजी स्कूलों में भी जाएंगे तो 14, आपको पता है ना मेरे मित्रों 25% सीटें जो है ये आप लोगों ने आरक्षण रखी है। अब आपने कहा साथियों इसके अलावा आप क्या कहोगे, तो आपने ये भी कह दिया साथियों कि तीन तीन में, तो आपने कह दिया साहब दिव्यांग बच्चे भी शामिल होंगे इसमें, तो आपने कह दिया साहब दिव्यांग बालक भी इस श्रेणी में शामिल होंगे। मतलब उनको भी आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा मेरे मित्रों प्रावधान या प्रदान करनी है, ये आप लोगों ने कह दिया है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट जो रहेगा वो आपने कहा भाई लेसन नंबर 4 आएगा मेरे मित्रों। अब आपने कहा मेरे मित्रों क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा धारा 4। इतना कह दीजिएगा आयु के अनुसार प्रवेश, आयु के अनुसार प्रवेश मेरे मित्रों, ये 4 हो गया है। फिर आप नेक्स्ट जो धारा है साथियों वो धारा बताओगे, धारा नंबर 5। और धारा नंबर जो 5 है मेरे मित्रों ये कहता है विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करना। बच्चा है किसी भी कारण से, अब मैं कारण की जिक्र नहीं कर रहे हैं, कोई भी कारण रहा है XYZ, बच्चे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल प्रदान करेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न जो है वो स्कूल मेरे मित्रों नहीं करेगा। ये यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट मेंशन कर रखी है मेरे मित्रों, ये आपने कहा है। तो एक इसमें 5 एक आएगी आपकी, तो आपने कहा है इस स्थानांतरण मेरे मित्रों 5 एक में यदि कहोगे
तो 5(1) में आपने कहा है कि स्थानांतरण पाने का अधिकार होगा। स्थानांतरण पाने का अधिकार है, मतलब स्कूल जो है वो बच्चों को विलंब नहीं करेगा। नेक्स्ट कह रहा है मेरे मित्रों 5(2) और संस्था प्रधान कह दीजिएगा, इवन आप प्रधानाध्यापक कह दीजिएगा। हस्तांतरण, जी हाँ, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। साथियों ये हमने एक नाम दिया है, 5 का दिया है। साथियों 6 यदि पूछोगे, क्योंकि यहाँ पर लेसन बदल जाएगा आपका, 6 की तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि 1 और 2 फर्स्ट में आता है, 3 4 5 सेकंड में आता है। अब आपका जो लेसन है ये बदल जाएगा, धारा आपकी बदल जाएगी, और धारा बदलेगी मेरे मित्रों तो आपकी कौन सी आएगी, धारा नंबर 6 आएगी। साथियों अब आपने कहा कि समुचित सरकार, ये नाम देने हैं आप लोगों को, समुचित सरकार व स्थानीय प्राधिकार स्कूल खोलने की जो सुविधा है मेरे मित्रों वो यहाँ पर रहेगा। स्थानीय प्राधिकार के विद्यालय स्थापित करने का दायित्व रहेगा। अब ये सब दायित्व जो है ये आप लोगों ने निर्धारित कर रखा है कि सरकार का ये काम होगा। साहब जिन क्षेत्रों में स्कूल नहीं है वहां पर आप लोगों को स्कूल खोलने की जो व्यवस्थाएं है ये साथियों आप लोगों को कह रहे हैं। अब आपने कहा कि अधिनियम के लागू होने के 3 वर्ष की अवधि में, इसका मतलब है कि जहां पर स्कूल नहीं थे, जिन क्षेत्रों में, उन स्कूलों में, उन क्षेत्रों में स्कूल खोलेगी सरकार, ये दायित्व है उसका। और उसके लिए डेडलाइन कितनी रखी थी आपने, 3 वर्ष, मतलब जहां स्कूल नहीं है वहां 3 वर्ष में आप लोगों को ये स्कूल जो है साथियों ये खोलने होंगे। अब इसमें आपने क्या नाम दिया है साहब, कक्षा जो था एक तो था 1 से 5वीं तक, और एक था कक्षा 6 से 8वीं तक का। तो अब इसमें आपने जो रखा है साथियों प्रावधान, वो केवल और केवल आपने इतना रखा है, क्या वाला, कि 1 किलोमीटर की दूरी में ये स्कूल होना चाहिए, और ये मेरे मित्रों 2 किलोमीटर की परिधि में होना चाहिए। हमारा बच्चा इससे ज़्यादा दूरी तक नहीं जाना चाहिए अपनी प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए। ये साथियों आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया था। अब इतना जरूर कहूंगा कि जो केंद्र सरकार है मेरे मित्रों, इसमें हमें ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने 6 से 8, कक्षा 6 से 8 तक के लिए कितने किलोमीटर का है मेरे मित्रों, 3 किलोमीटर का की परिधि निर्धारित की है। ये साथियों आप लोगों ने नाम दिया है। तो ये हो गया मेरे मित्रों धारा नंबर 6 से इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे साथियों धारा नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। अब आपने कहा साहब धारा नंबर 7 की बात आ गई है। धारा नंबर 7 में मेरे मित्रों वित्तीय प्रावधान आपने किए हैं।
वित्तीय प्रावधान आपने किए हैं। वित्तीय प्रावधान का मतलब है मेरे मित्रों, इस अधिनियम के अनुसार शिक्षा पर व्यय करने में हमारा जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, उसका जो रहेगा क्राइटेरिया, वो कितना रहेगा साथियों, इसके बारे में चर्चा की गई है। अब आपने कहा साहब किस तरह से आप बात करोगे, तो आपने सबसे पहले मेरे मित्रों कहा है 11वीं योजना। पहला कहा है 11वीं योजना। फिर साथियों आपने कहा है भाई 12वीं जो योजना है उसका क्या रखा है आप लोगों ने। तो 11वीं योजना क्या रही है, 12वीं योजना क्या रही है साथियों। और ये कह रहा है साथियों वर्तमान जो स्थिति है ये आपने क्या रखी है। और फिर मेरे मित्रों एक कमेटी आपकी बनी थी, अनिल बोरदई कमेटी। अनिल बोरदई समिति मेरे मित्रों। अब आपसे ये नाम पूछेंगे कि भाई ये क्या रखा है, तो यहां पर आप लोगों ने सबसे पहले मेरे मित्रों जो रेशियो रखा था, ये रखा था आपने 55-45 का रखा था। 55 और 45 का मेरे मित्रों। फिर उसके बाद में आपने 65 और 35 का रखा था साथियों। कितना था, 65 और 35 का रखा है। वर्तमान में मेरे मित्रों 60 और 40 का है। और ये मेरे मित्रों 68 और 32 का रखा है। अब साथियों हम यदि बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत की जो स्थिति है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये विशेष राज्य है पूर्वोत्तर भारत। और यहाँ पर जो मेरे मित्रों रहा है, ये रहा है आपका 90 और 10। अब इतना ध्यान रखिएगा, ये हमने तो क्योंकि मुझे पता है कंफ्यूजन रहेगी कि 65 किसका 45 किसका, इसलिए मैंने केंद्र राज्य लिख दिया साहब। यहाँ क्या लिखा है, केंद्र और राज्य का प्रावधान मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि केंद्र का कितना है और राज्य का कितना है। ये साथियों यहाँ पर नाम लिख दिया मैंने केंद्र राज्य का। अब ये जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण मेरे मित्रों रहेगा, और मुझे लगता है कि शायद आप इन चीज़ों को अभी बहुत अच्छे से याद भी रखोगे मेरे मित्रों। अब कुल मिलाकर आपने आगे जो आंसर है वो हमने साथियों जोड़ा है धारा नंबर 7 कंप्लीट होते ही। अब हम आएंगे साथियों धारा नंबर 8 की तरफ। धारा नंबर 8 ये हमने यहाँ पर लिखा है, और साथियों इसमें केवल और केवल इतना लिखा है, समुचित सरकार के दायित्व। अब इस अधिनियम के बारे में समुचित सरकार कौन कौन से काम करेगी उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट नाम आएगा धारा नंबर 8 के बाद में धारा नंबर 9 आपकी बनेगी। और धारा नंबर 9 में मेरे मित्रों आपने लिख दिया है, और ये रहेगा स्थानीय प्राधिकार। स्थानीय प्राधिकार के दायित्व रहेंगे। तो समुचित सरकार के दायित्व हो गए साथियों, स्थानीय सरकार के दायित्व भी मेरे मित्रों रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान में रखना है कि साहब ये केंद्र सरकार कौन से काम करेगी, और जो हमारे स्थानीय निकाय नगर निगम है, नगर परिषद है, पंचायत समिति है, उनके दायित्व क्या रहेंगे वो आपने स्थानीय प्राधिकार में लिख दिया है। इसके बाद में मेरे मित्रों मैं अलग से लिखूंगा क्योंकि मामला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो अब आपने कहा कि सर अलग से क्यों लिख रहे हो और ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है जिसको आप अलग से लिखोगे। आइए देख लेते हैं भाई क्यों लिख रहे हैं अलग से। तो यहाँ पर आएगी धारा नंबर 10। धारा नंबर कौन सी मिलेगी साथियों, तो धारा नंबर 10 लिख दिया है। मामला इंपोर्टेंट है। इसमें लिखा है हम लोगों ने
माता पिता के शैक्षिक कर्तव्यों का उल्लेख। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है माता पिता लिखा है, और माता पिता के साथ में अभिभावक लिख दिया है मैंने। तो एक तरफ माता पिता हो गया है, अभिभावक हो गया है, और संरक्षक लिख दिया है साथियों। माता पिता, अभिभावक, संरक्षक के दायित्वों का उल्लेख है। भैया माता पिता की ड्यूटी है, बच्चों को पढ़वाना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाने में कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोऑपरेट नहीं करोगे तो कार्रवाई उनके खिलाफ संभव है। भैया कार्रवाई का मतलब है नैतिक कार्रवाई है, और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है यदि कोई बाधा उत्पन्न करेगा तो। यहाँ पर साथियों फिर रहेगा आपका धारा नंबर 11। मान के चलना कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट धाराएं हैं दोनों। धारा 10 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, धारा 11 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं मेरे मित्रों? विद्यालय पूर्व बाल वाटिका कह सकते हो हम इसको, यहाँ पर बाल वाटिका, पूर्व प्राथमिक, मैंने और एक नाम दे दिया है पूर्व विद्यालय या पूर्व प्राथमिक विद्यालय, पूर्व भी कह सकते हो आप। हाँ, तो लिख दिया ना हमने, तो हम पूर्व प्राथमिक लिख सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी प्रावधान आपने कहा है। तो विद्यालय पूर्व बाल वाटिका पूर्व प्राथमिक, जी हाँ, शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है ये साथियों आपने यहाँ पर कर रखे। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और आप देख लीजिएगा, मैं जहाँ भी मुझे लग रहा है कि जरूरी है वहां पर मैं चीजों को, जी हाँ, थोड़ा सा स्पेशलाइज कर ही रहा हूँ। नेक्स्ट अब आएगा साथियों धारा नंबर 12 आ जाएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला रहेगा। मैं क्लियर कह देता हूँ साथियों ये। अब आइएगा नेक्स्ट लाइन में, और अब जो है साथियों ध्यान रखिएगा, धारा नंबर 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद बता नहीं सकता, उससे ज्यादा कहीं पर इंपॉर्टेंट है ये। तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दोहराया नहीं है साथियों। अब आप कहोगे साथियों इसमें क्या रहेगा, तो आपने कहा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के संबंध में विद्यालय के दायित्व है साथियों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम रहेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब 12A आएगा मेरे मित्रों, सबसे नजदीक, सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, ये आपने कह दिया है। तो अब आप कहोगे मेरे मित्रों क्या रहेगा, कहते साहब समीप के निजी विद्यालय, समीप के निजी विद्यालय में 25% सीटें, ये आपको मेंशन करना है। कितनी परसेंट सीटें हैं मेरे मित्रों? 25% जो सीटें हैं, कमजोर कह दिया है आप लोगों ने, वह अलाभान्वित, अलाभान्वित वर्ग के बालकों के लिए प्रवेश कक्षा। अब प्रवेश कक्षा को बोलते हैं कक्षा फर्स्ट, क्या बोलते हैं, कक्षा फर्स्ट में निःशुल्क होगा।
तो प्रवेश पे लिख देता हूं, निःशुल्क प्रवेश होगा। अब जहां पर ध्यान रखना है, जहां पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, उन विद्यालयों में ये प्रावधान बाल वाटिका, जो बालवाड़ी आप कहते हो, में भी लागू होंगे, में भी लागू होंगे साथियों। ये हमने यहाँ पर नाम दिया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला था ये। अगला जो लेसन है साथियों, उस पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि इसके अलावा 12 सेकंड भी मेरे मित्रों आएगा। अब आप कहोगे साथियों ये 12 सेकंड हमारा क्या रहेगा, तो कहते हैं इन बालकों की फीस, इन बालकों की फीस का पुनर्भरण सरकार करेगी साथियों। बच्चों से फीस ले लेंगे आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी से आइएगा। और जल्दी से मेरे मित्रों हम लिखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट रहेगा धारा 13। पहली बात तो साथियों ध्यान में रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला मामला भी। तो कह दिया साहब, नो कैपिएशन नो कैपिएशन फीस एवं स्क्रीनिंग। अब देखो भाई, कई बार मेरा पढ़ने वाला कंफ्यूज रहता है, सर कैपिएशन का मतलब क्या है और स्क्रीनिंग का मतलब क्या रहेगा। तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है दान, है ना, डोनेशन कह सकते हो आप। और इसको आप कह सकते हो कि भाई एंट्रेंस कह दीजिएगा, इंटरव्यू कह दीजिएगा, है ना भाई। तो प्रवेश के लिए आप बच्चों से कोई दान कोई डोनेशन नहीं लोगे। यदि लेते हो मेरे मित्रों, तो 25,000, फिर 50,000 का जुर्माना होगा। का जुर्माना मेरे मित्रों लगेगा, तैयार रहिएगा उसके लिए। पहली बार में 25,000, फिर 50,000 मेरे मित्रों। ये आपका बड़ा ही एक मैं कहूंगा, और जितनी बार भी फिर उसके बाद में आप मान लो 2 बार लिया तो 2 बार 50, फिर 2 बार लिया फिर 2 बार लिया, जितनी बार आप लोगे तो वो प्रत्येक बार आप लोगे फिर 50,000 रुपये प्रत्येक बार देय होगा, प्रत्येक बार देय होगा। ये रहेगा आपका प्रथम बार में रहेगा, पहली बार में रहेगा। आपने कह दिया साहब ठीक है, ये हमारी समझ में आ जाएगा। एंट्रेंस और इंटरव्यू का क्या रहेगा भाई, यदि स्क्रीनिंग करते हो तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, आप लोगों को, और माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा। और थोड़ा सा माफ किस तरह से करेंगे, ये ये जो है आप लोगों का, ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये कर देते हैं कि ये जो नाम लिखे हैं आप लोगों ने, ये नाम चेंज हो जाएंगे हमारे। और क्या रहेगा साथियों, ये तो रहेगा आपका स्क्रीनिंग पर लोगे मेरे मित्रों,
है ना, स्क्रीनिंग यदि करोगे तो ठीक है, ये थोड़ा चेंज हो गया है, स्क्रीनिंग हो गया है। और इधर यदि लोगे आप लोग कोई एंट्रेंस वगैरह लोगे, और यदि कोई इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, डोनेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर जो नाम है आपका ये आ जाएगा, कैपिएशन आ जाएगा, दान आ जाएगा, कैपिएशन और दान आ जाएगा। इसको कैसे मेंटेन करोगे आप, ये हो गया है 10 गुना हो गया है मेरे मित्र। जो भी लोगे आप उसका 10 गुना रहेगा। और स्क्रीनिंग का मतलब क्या हो गया साथियों, ये हम लिख देते हैं। इसका मतलब रहेगा कोई एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम प्लस क्या आ जाएगा, इंटरव्यू आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे मित्रों बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है, ये आपको ध्यान रखना है और समझना पड़ेगा। जल्दी से इसको देख लिया है, समझ लिया है। अब हम आ जाते हैं 14 की तरफ। 14 रहेगा कि बिना मान्यता के कोई स्कूल चलेगा नहीं चलेगा, आयु संबंधी प्रमाण। चलिए जी 14 की तरफ जल्दी से आ जाइएगा। और नेक्स्ट कहा साथियों हमने, प्रवेश के लिए सबूत रहेगा, 14 रहेगा, धारा नंबर 14। आपने कह दिया साहब आयु संबंधी प्रमाण कह दिया है, आयु संबंधी प्रमाण पहला है। कहता था प्रमाण पत्र के अभाव में, प्रमाण पत्र के अभाव में किसका प्रमाण पत्र, ये भी पता लगना जरूरी है। तो आपने लिख दिया है आयु, आयु प्रमाण पत्र के अभाव में भी बालकों को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। एक और इसमें हमें बात ध्यान रखनी है, क्या हमने कहा मेरे मित्रों, पंजीकृत अस्पताल, पंजीकृत हॉस्पिटल स्थानीय प्राधिकार, अब इसमें कौन आएगा, ग्राम पंचायत आएगा, नगर निगम आएगा, जिला परिषद आएगा, पंचायत समिति आएगी, ये स्थानीय प्राधिकार में आएगा। आंगनवाड़ी, केंद्रों के द्वारा, केंद्रों के द्वारा जारी प्रमाण पत्र इस संदर्भ में वैध होंगे। ये साथियों आप लोगों ने यहां पर लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये धारा नंबर 14 की बात हो रही है। नेक्स्ट मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट रहेगा धारा 15 रहेगा। धारा 15 है मेरे मित्रों, इसमें है साथियों विद्यालय में प्रवेश से, विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। मतलब बच्चा जब स्कूल में आएगा तो मेरे मित्रों बच्चों को आप मना नहीं कर सकते। और अब तो ये हो गया कि भैया जितना समय निर्धारित कर रखा है उसके बाद में भी बच्चा आता है तो उसको आप एडमिशन दीजिए, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य यही है
कि हर बच्चा जो है वो पढ़ना चाहिए। धारा नंबर 16 मेरे मित्रों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं आपकी, उसमें हम किसको लिखते हैं साथियों? तो आपने कह दिया 16 को रखते हैं। आपने क्या कहा है मेरे मित्रों? तो यहां पर कहा है नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त। अब आप बच्चों को फेल कर सकते हो मेरे मित्रों, है ना? पहले क्या था, बच्चों को फेल करने की मनाही थी। अब आप इसको, जी हाँ, बच्चों को फेल कर सकते हो। अब इसके लिए क्या किया मेरे मित्रों? संसद ने प्रस्ताव पारित किया। एक तो ये हो जाएगा। फिर आप कहोगे मेरे मित्रों, राष्ट्रपति की स्वीकृति। फिर उसके बाद में साथियों आपने बजट में भी प्रकाशित कर दिया इसको, है ना? ये आपने कहेगा अधिसूचना जारी। अब आपने कहा साहब बताइए फिर। तो संसद ने प्रस्ताव पारित किया है 3 जनवरी 2019 को। राष्ट्रपति महोदय ने 10 जनवरी 2019 को और 27 फरवरी 2019 को। अब साथियों लागू कब से किया है? तो लागू हमने कहा है, और लागू में मैंने एक ही नाम दिया है साथियों, और ये रहेगा 1 मार्च 2019 से। मतलब अब आप बच्चों को क्या कर सकते हो साथियों? फेल कर सकते हो। ये फेल करने का जो अधिकार है ये आपको मिल गया यहाँ से। अब जल्दी से आइएगा साथियों, कुछ बात है, कुछ तथ्य है इसके बारे में। तो आपने कहा धारा संबंधी तथ्य, धारा संबंधी तथ्य रहेंगे। तो आपने क्या नाम दिया था सब? धारा संबंधी तथ्य। तो 16(1) में कहा है आप लोगों ने बोर्ड परीक्षा। बोर्ड परीक्षा का मतलब कौन सी है मेरे मित्रों? 5वीं 8वीं की। नियमित होगी। 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है ये नियमित होगी मेरे मित्रों। एक तो ये आपने कह दिया है। दूसरा, आप कहोगे कि सर नेक्स्ट क्या रहेगा? तो दूसरे में मेरे मित्रों आप लोगों को नाम याद रखना है। कहते साहब फेल होने पर, फेल होने पर 2 माह बाद पुनः परीक्षा। 2 माह बाद पुनः परीक्षा। ये साथियों आपने यहां पर कह दिया है। अब यदि मान लेते हैं कि साहब 16(3) है, अब 2 महीने बाद में भी बच्चा परीक्षा लेता है तो साथियों वो फिर फेल हो जाता है। तो अब आप क्या करोगे? तो अब आप क्या करोगे मेरे मित्रों? फेल होने की अनुमति है। फेल होने की या फेल करने की अनुमति दोगे आप। फेल करने की अनुमति है। अब बच्चा यदि फेल ही हो गया तो आप और हम क्या करेंगे साथियों? कुछ नहीं कर सकते उसमें। एक जरूरी बात क्या रहेगी? 16(4) विद्यालय से बालकों को
निष्कासन नहीं करेंगे। विद्यालय से बालकों को निष्कासन नहीं करेंगे साथियों, ये आपने कहा है, ये बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्य है 16 के बारे में। ये आपने यहाँ पर नाम जोड़ा है, तो धारा नंबर 16 है साथियों जो आपको ध्यान में रखने हैं। आपने अगला नाम दिया है 17 के बारे में, और 17 में यदि बात करोगे तो इसमें कह दिया ऐसा प्रताड़ना निषेध है इसमें। आप बच्चों को प्रताड़ित नहीं कर सकते मेरे मित्रों, ये आपने कहा है। तो आपने कहा कि सब बालकों की प्रताड़ना निषेध है, ये हमने कह दिया है। अब इसमें पहला नाम हम क्या दोगे? पहला नाम है हमारा 17A, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना निषेध होगी मेरे साथियों, तो ये नाम आपने दे दिया है। फिर मैंने दूसरा भी नाम इसमें दिया है 17(2). कहता साहब आपने कहा है, और उसमें कहा है मेरे मित्रों भारतीय सेवा नियमों के तहत मेरे मित्रों कार्रवाई भी होगी यदि ऐसा कोई करता है तो हमने इतना ही कहा है। भारतीय मत कहिए क्योंकि राजस्थान हो जाएगा, तो सेवा नियमों के तहत कह दीजिएगा। सेवा नियमों के तहत कार्यवाही संभव होगी साथी। ये 17 में कहा है मेरे मित्रों। इसके बाद में 18 आ जाइएगा। कौन सी आएगी? 18 आएगी। 18 में आपने क्या कहा है साथियों? बिना मान्यता के स्कूल संचालन नहीं होगा, है ना भाई? बिना मान्यता के विद्यालय संचालन नहीं होगा साथियों, ये आपने 18 में कहा है। कहा साथियों बिना मान्यता प्रमाण पत्र के विद्यालय विद्यालय के विद्यालय स्थापना नहीं, विद्यालय स्थापना नहीं। अब साथियों इसमें कई बातें आपने लिखी है। बिना मान्यता प्रमाण पत्र के विद्यालय, जी हाँ, मानक नहीं है, ये साथियों आप लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है। अब आपने पहला तो क्या संचालित नहीं करोगे मेरे मित्रों, 18A है ना भाई? कौन सा रहेगा? ए, बिना मान्यता के, बिना मान्यता के विद्यालय संचालन नहीं होगा। एक तो ये 18A में कहा है। 18(2) में कहा है मेरे मित्रों तुरंत योग्य विद्यालयों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाए, उसमें कोई विलंब नहीं करे मेरे साथियों। 18(3) में आपने कहा है मेरे मित्रों कि अवज्ञा करने पर, अवज्ञा करने पर मान्यता वापस लेने संबंधी
प्रावधान 18(4) की यदि बात करोगे मेरे मित्रों, और उसमें आपने क्लियरली कह दिया साथियों कि विद्यालय वापस या विद्यालय, जी हाँ, बिना मान्यता के या कह दीजिएगा सर, मान्यता वापस लेने पर विद्यालय संचालन नहीं होगा। ये साथियों आपने कहा है, और 18(5) भी मेरे मित्रों इसमें आएगा, ध्यान रखना है। अब आप कहोगे मेरे मित्रों क्या रहेगा, तो कहते हैं अब यहाँ जुर्माना का प्रावधान है भैया, जुर्माना का प्रावधान कितना है, प्रथम बार में 1 लाख, प्रथम बार 1 लाख रुपए, और फिर उसके बाद में प्रत्येक बार 10,000 रुपए प्रतिदिन। ये साथियों आप लोगों ने व्यवस्था कर रखी है कि इस हिसाब से आप इनसे जुर्माना वसूल करोगे। फिर रहेगा साथियों आपका धारा नंबर 19, विद्यालय के मान एवं मानक, विद्यालय के मान एवं मानक। धारा साथियों 20 आती है। धारा 20 में पूछोगे तो कहा आपने केंद्र सरकार की, ये जो अधिनियम है आपका, इसमें संशोधन करने की जो शक्तियां रहेगी, अनुसूची का संशोधन करने की शक्तियां, अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति है मेरे मित्रों। अब इतना सा मुझे बताइएगा कि ये जो संशोधन करने की जो शक्ति रहेगी साथियों, ये किसके पास रहेगी, तो ध्यान रखना साथियों ये केंद्र सरकार के पास रहेगी और किसी के पास नहीं रहेगी। तो ये शक्तियां किसके पास में है, केंद्र सरकार के पास में है मेरे मित्रों। धारा नंबर 20 है। अब आपने कहा साथ 21 और 22 में क्या करोगे, तो मैं 21 और 22 में अलग ही लिखूंगा साथियों, इनमें नहीं लिखूंगा। धारा 21 है एसएमसी का गठन। अब यहां पर कुछ बातें हैं जो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जैसे कि सदस्य साथियों 16 होते हैं, एक तो ये हो गया है। आम सभा से निर्वाचित अभिभावक सदस्य 11, इनमें 50% महिला होती है, 50% महिला, तो 6 हो गई है। फिर आपने कह दिया मेरे मित्रों, ध्यान रखिएगा, वार्ड का जनप्रतिनिधि, या वार्ड जनप्रतिनिधि हमने डायरेक्टली लिख दिया है कि वार्ड का जनप्रतिनिधि मेरे मित्रों इसमें शामिल होता है। इसके अलावा इसमें रहेगा
प्रधानाध्यापक रहेगा। विद्यालय की निर्वाचित महिला शिक्षिका और इसके बाद में मेरे मित्रों एमएलए के प्रतिनिधि, एमएलए प्रतिनिधि। अब 11 तो हो गए हैं, वो हो गए हैं। 11 के बाद में एक हो गया है, ये सचिव होता है इसका। अब आप बताइए 11, एक 12, 13, 14 और 2 16, ये हो गया है। अब इतना ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, एसएमसी में महिला सदस्य 50%, 8 होगी ना, ये हो गई है। आपने कहा ठीक है सर, डन है, आगे क्या लोगे? तो इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिभावक होते हैं। अभिभावक कह देना। संरक्षक कह देना। सचिव आपने बता दिया, यहां पर ये सचिव होता है मेरे मित्रों, ये पदेन सदस्य है। ये पदेन सदस्य है। ये भी कौन है भाई? पदेन ही तो है। एमएलए के प्रतिनिधि वो नहीं है साथियों। अब आपने कह दिया साहब ये हो गया है। अब आपने कहा मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा, कोरम रखिएगा 1/3, 33.33%। फिर रखिएगा मेरे मित्रों, बैठक कह दीजिएगा अमावस्या को होती है। इसका कार्यकाल मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा, कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ये ध्यान रखिएगा। इन सब के अलावा, मेंबरों के अलावा, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, सचिव वचिव कोई इसमें शामिल नहीं होता। केवल ये 16 लोग ही शामिल होंगे मेरे मित्रों, इतना ध्यान रख लेना। अब बस यहाँ पर एक बात जरूर आपको नोट में मैं बता देता हूँ, क्योंकि कई बार इस तरह की जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछ लेते हैं। क्या? SDMC, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति, साथियों इसका अध्यक्ष सचिव और गणपूर्ति, कोरम कहते हैं जिसको आप। अध्यक्ष मेरे मित्रों संस्था प्रधान रहेगा, संस्था प्रधान हो गया है। सचिव इसका वरिष्ठ अध्यापक होता है और गणपूर्ति मेरे मित्रों 50% होता है। चलिए आइएगा जल्दी से। अब मेरे मित्रों 21 के 22 के बाद में आएगा धारा 22 आती है, और वो रहेगा आपका विद्यालय विकास योजनाओं का निर्माण। क्या रहेगा? विद्यालय विकास योजनाओं का निर्माण रहेगा मेरे मित्रों। विद्यालय विकास योजना, विद्यालय विकास योजना
कौन बनाएगा साथियों? एसएमसी तो बनाएगी ना भाई, एसएमसी बनाती है। ये आपका रहेगा धारा नंबर 22। नेक्स्ट आइएगा धारा नंबर 23। और जब आप पूछोगे धारा नंबर 23 पूछोगे मेरे मित्रों, तो आपने कहा है शिक्षकों की योग्यताएं, शिक्षकों की योग्यताएं, पद, सेवा नियम। ये हो गया है मेरे मित्रों। अब ध्यान रखना है, इसके लिए जो सर्वोच्च संस्था रहेगी, देखो भाई आपको पता है भारत में एनसीटीई इस तरह के कामों को देखते हैं कि शिक्षकों की योग्यता वगैरह क्या रहेगी। नेक्स्ट साथियों धारा नंबर 24 रहेगा। धारा नंबर 24 में क्या कहा गया है? शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख, शिक्षकों के कर्तव्यों का उल्लेख, ये आपने कह दिया है। अब देखो भाई टीचर का कर्तव्य तो निरंतर शिक्षण कराना, निरंतर समय पर शिक्षण, उपस्थिति, अभिभावकों से संवाद, निदान, उपचार कराना। ये कुछ मुख्य कार्य होते हैं मेरे मित्रों। इसके बाद में साथियों आएगा 25वां आएगा आपका, और 25 में आपने कहा है शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात रहेंगे मेरे मित्रों। ये रहेगा 25, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात। ये शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात का मतलब ही होता है कि टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या रहेगा। इसको अनुसूची में हम पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा। प्राथमिक पर रहेगा 1:30 रहेगा, अपर प्राइमरी पर रहेगा 1:35, और मेरे मित्रों माध्यमिक पर रहेगा 1:30। उसके बाद में आता है साथियों धारा नंबर 26। कहते हैं साहब विद्यालय में स्वीकृत पदों के 10% पद रिक्त रह सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा धारा नंबर 27, इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट है ये। अब आपने कहा कि सर धारा नंबर 27 क्या कहती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा धारा नंबर 27 का। कहते हैं साहब शिक्षक निम्न कार्यों के अतिरिक्त, निम्न कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाए जाएंगे। अब कौन कौन से हैं मेरे साथियों? पहला है आपदा प्रबंधन। अब कोविड आया था ना भाई, ये जो आपदा ही थी हमारे लिए। नेक्स्ट कहा 10 वर्षीय जनगणना,
ध्यान रखना, पशु जनगणना राजस्व विभाग कराता है भाई। पशु जनगणना राजस्व विभाग कराता है। ये पशु जनगणना हमारा कौन करता है? राजस्व विभाग करता है। थर्ड पूछोगे साथियों क्या रहेगा? थर्ड में हमने केवल लिखा है चुनाव लिखे हैं। अब आपको पता है मेरे मित्रों, इसमें जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, और लोकसभा हो गया है, विधानसभा हो गया है, और इसके अलावा मेरे मित्रों स्थानीय निकाय, इसके अलावा और कोई चुनाव में भाग नहीं लेगा। और ध्यान रखना मेरे मित्रों, ये जो पल्स पोलियो है, पल्स पोलियो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भाग लेते हैं। आंगनवाड़ी आशा सहयोगी भाग लेते हैं। मतलब इसमें टीचर भाग नहीं लेते, बस कहने का जो हमारा तात्पर्य है साथियों वो केवल यही रहेगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आपने कह दिया साहब ठीक है, इसके अलावा मेरे मित्रों फिर आ जाएगा लेसन नंबर। जी हाँ, लेसन तो छोड़िए, अभी धारा की बात चल रही है हमारी, तो धारा नंबर 28, और इसमें हमने क्लियरली कह दिया मेरे मित्रों कि शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन निषेध रहेगा। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन जो है वो निषेध रहेगा। अब टीचर बच्चों को बाध्य नहीं करेगा मेरे मित्रों ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के लिए। इसके बाद में हमारा अगला नाम रहेगा, और ये धारा आपने जोड़ी है 29 जोड़ी है मेरे मित्रों। अब जब आप पूछोगे साथियों यहाँ पर क्या दिया है आप लोगों ने, तो हमने दिया है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया। अब इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना साथियों कि इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्था, और दूसरा रहेगा राज्य की सर्वोच्च संस्था। ये देखो भाई आपको ध्यान में रखना है। अब कुल मिलाकर इसमें एक ही नाम आपने दिया है, NCERT है, RSCERT है। ये बस आपने नाम दिया है, 29 हो गया है। अभी आइएगा 30 में आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आपको सर 30 में क्या रहेगा, केवल साथियों इतना सा ध्यान रखना है, और ये रहेगा आपका परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र रहेगा मेरे मित्रों। इसके बाद में हम धारा 31 में आएंगे। धारा 31 पूछोगे मेरे मित्रों बाल अधिकारों का, बालक के शिक्षा के अधिकारों का मॉनिटर करना। बालक के शिक्षा के अधिकारों का
मॉनिटर करना। तो बालकों के शिक्षा की देखभाल की जो जिम्मेदारी है मेरे मित्रों, ये आपने दे रखा है। अब इसमें आपने क्या किया साहब, इस काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपने बाकायदा एक अधिनियम बना दिया है, बाल अधिकार संरक्षण, मेरे मित्रों, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 मेरे मित्रों बना रखा है। 26 अक्टूबर 2006 को लागू, 26 अक्टूबर 2006 से लागू, ये आपने कह दिया था मेरे मित्रों। ये प्रावधान आपने कर दिया था मेरे मित्रों, ये आपने कह दिया है। अब इसके अधीन आपने क्या किया है साथियों, दो तरह की बातें आपने की है, और एक कह दिया है राष्ट्रीय बाल और बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग मेरे मित्रों आपने कह दिया है। पूरा कहोगे तो एक तो ये हो गया है, दूसरी तरफ आएगा आपका राज्य बाल संरक्षण आयोग आपने कह दिया है। अब यहां पर कहोगे साथियों तो पहले में आएगा 23 फरवरी 2007, 5 मार्च 2007, 5 मार्च 2007, और ये आएगा साहब 23 फरवरी 2010। ये आपने स्थापना की थी, किस लिए? ताकि बच्चों के अधिकारों की निगरानी की जा सके और उन अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। इसके बाद में मेरे मित्रों आता है आपका 32 आता है, धारा नंबर 32 है। ये साथियों शिकायतों का निपटारा है, ध्यान रखना है आपको। तो कहते हैं साहब शिकायतों का निपटारा, शिकायतों का निपटारा, और शिकायतों का निपटारा का मतलब है कि भैया इस अधिनियम के बारे में यदि कोई शिकायत आती है तो उसका निपटारा 3 माह में का शिकायतों का निपटारा उत्तरदायी उत्तरदायी प्राधिकारी के द्वारा 3 माह की अवधि में 3 माह की अवधि में जरूरी है। तो साथियों ये 32 हो गया है। अब आइएगा 33 की तरफ जल्दी से। और यहां पर आपने दे दिया मेरे मित्रों राष्ट्रीय, जी हाँ ध्यान रखिएगा, राज्य सलाहकार, और जी हाँ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का जिक्र आएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ये क्या करेगी साहब, केंद्र सरकार को सजेशन देने का काम करेगी इस अधिनियम के बारे में। ये आपने कहा है मेरे मित्रों। कार्य क्या रहेगा, कहता है साहब केंद्र सरकार को शैक्षिक परामर्श अधिनियम के अनुसार देना, अधिनियमानुसार
अनुसार देना, एक तो ये रहेगा। दूसरा इतना रखिएगा मेरे मित्रों, कहता साहब सदस्य सदस्य 15 से अनधिक सरकारानुसार और थर्ड मेरे मित्रों रहेगा, ये इसमें कह दिया है सदस्य प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल विकास का भी जिक्र मेरे मित्रों इसमें आता है। तो आपने क्लियरली इतना कह दिया है कि भाई बाल विकास प्रारंभिक शिक्षा, सदस्य प्रारंभिक शिक्षा व बाल विकास का व्यावहारिक ज्ञान, अनुभव या अनुभवी हो, ये आपने कह दिया है मेरे मित्रों। सेम टू सेम राज्य में भी यही हालात होती है। तो हमने यहां पर कह दिया साहब धारा नंबर 34। तो यहां पर हमने कह दिया है राज्य सलाहकार परिषद का गठन, राज्य सलाहकार परिषद का गठन कहते हैं साहब शैक्षिक मामलों में शैक्षिक व अधिनियम के संदर्भ में राज्य सरकार को परामर्श देना, सदस्य 15 से अनधिक होंगे साथियों। नेक्स्ट दे दिया सदस्य प्रारंभिक शिक्षा व बाल विकास का व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले हो। ये कुल मिलाकर साथियों 34 भी आपने कह दिया है। अब आइएगा मेरे मित्रों धारा नंबर 35 की तरफ। और धारा नंबर 35 पूछोगे तो आपने कह दिया मेरे मित्रों, और क्या रहेगा, निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति। ये साथी हमने नाम दे दिया है केंद्र सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति जो है 35 में है। अब साथियों यदि कोई पूछेगा 36 में क्या रहेगा, तो 36 में साथियों अभियोजन की मंजूरी। कहते हैं साहब निम्न धाराओं के संबंध में कार्यवाही हेतु अभियोजन
की मंजूरी, अभियोजन की मंजूरी, संबंधी प्रावधान। अब कौन कौन सी धाराएं हैं साथियों जिनमें आपको अनुमति लेना जरूरी है? 13(2) पहला है 13(2), 18(5), और 19(5). 13(2), 18(5) और 19(5) मेरे मित्रों। फिर रहेगा आपका 37, और साथियों इसमें कहा है कि एसएमसी के सद्भावना पूर्वक की कार्रवाई, सद्भाव पूर्वक मेरे मित्रों जो कार्रवाइयां की जाती है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। और मेरे मित्रों विशेषकर ध्यान रखिएगा एसएमसी के संदर्भ में, ये इसका एक छोटा सा एक नोट मैंने डाल दिया है। और अब रहेगा साथियों 38 रहेगा। कौन सी धारा रहेगी? तो धारा नंबर 38 रहेगा। और यहां पर मेरे मित्रों हमने कहा समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति। समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति का है मेरे मित्रों, ये यहीं पर उल्लेख है। राजस्थान ने इसी धारा के तहत राजस्थान, और कौन से वाला है राजस्थान, निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल संरक्षण, बाल संरक्षण अधिनियम 2011 लागू किया। ये मेरे मित्रों आपको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला रहेगा हम सब के लिए, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब कुल मिलाकर मेरे मित्रों इतना ध्यान रखिएगा, धारा नंबर 39 ये हम लिख देते हैं क्योंकि जानकारी तो है आपके लिए एक्स्ट्रा ही सही। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है साथियों, और उसमें हमने लिखा है केवल कि कठिनाइयों के निवारण संबंधी जो प्रावधान है मेरे मित्रों, कठिनाइयों को दूर करने की, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति का प्रावधान, दूर करने की केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार की शक्ति, ये मेरे मित्रों आपकी धारा 39 हुई थी। कुल मिलाकर आप जल्दी से आइएगा नेक्स्ट जो बातें हैं उसकी तरफ। और अब हम किसके बारे में बात करेंगे साथियों, तो अब हमारी बनती है अनुसूची बनेगी। इतना ध्यान रखिएगा। अब अनुसूची में मैंने लिखा है इधर प्राथमिक विद्यालय लिखा है,
प्राथमिक विद्यालय मेरे मित्रों आपने लिखा है यहाँ पर, और प्राथमिक विद्यालय में मैंने सबसे पहले जो नाम लिखा है वो केवल लिखा है शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात। शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात लिखा है। ये लिखा था साथियों 1:30 लिखा है, 1:30। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें अपन जान लेते हैं, और जानने वाली बात क्या रहेगी कि मान लो कि भाई आपके पास बच्चे जो है वो 60 तक है। यदि हमारे पास 60 तक बच्चे हैं, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा रहेगा मेरे मित्रों 61 से लेकर 90 तक है अपने पास। नंबर थर्ड मेरे मित्रों 91 से लेकर 120 तक है अपने पास। और साथियों यदि अपने पास 121 से लेकर 200 तक है मेरे मित्रों, ये रहेगा। और एक ये हो सकता है मेरे मित्रों 150 से ऊपर यदि बालक है तो अपन क्या करेंगे। तो बस यही चीजें अपने को समझनी पड़ेगी, क्योंकि यही अपने लिए विवाद का विषय रहा है। अब 60 तक पूछोगे तो मेरे मित्रों 2 शिक्षक रहेंगे। 90 तक रहोगे साथियों तो 3 रहेंगे। 120 तक रहेंगे तो मेरे मित्रों 4 हो जाएंगे, ये नीचे लिख दिया हम लोगों ने। तो ये आपके पास 4 शिक्षक हो जाएंगे। और 200 तक यदि मेरे मित्रों पूछोगे, 121 से लेकर 200 तक, तो मेरे मित्रों 5 हो जाएंगे। और 150 बालक से ऊपर यदि होंगे मेरे मित्रों, तो ये रहेगा आपका 5 प्लस 1 रहेगा मेरे मित्रों। ये आपने कहा है। अब यहाँ पर आपने एक ही बात कही है मेरे साथियों, और वो जो 1 रहेगा ये आपका कौन रहेगा, प्रधानाध्यापक रहेगा। क्योंकि हमारे जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें एक अध्यापक जो है, प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति है वो 150 बच्चों पर होती है। तो ये तो आपने साथियों यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें लिखा है साहब जो प्राथमिक विद्यालय है हमारे, तो प्राथमिक विद्यालय में अब आपने एक नाम जोड़ा है। कौन से वाला जोड़ा है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। इसमें आपने कहा शिक्षक के कालांश आपने लिखा है। साथियों शिक्षक जो कालांश है ये रहेंगे 800 घंटे रहेंगे एक वर्ष में। और शिक्षक के शिक्षण दिवस यदि पूछोगे तो ये कितने रहेंगे, 1000 घंटे रहेंगे। ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों 200 से अधिक, 200 से अधिक बालक होने पर जो अनुपात है मेरे मित्रों ये रहेगा 1:40। उम्मीद करूंगा ये सारी बातें आप लोगों ने लिख ली है। अब हम चलेंगे साथियों नेक्स्ट, और नेक्स्ट का मतलब हो गया भाई आप उच्च प्राथमिक पर देखें जरा कि उच्च प्राथमिक का क्या रहने वाला है। उच्च प्राथमिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, ये लेवल रहेगा आपका 6 to 8 वाला, 6 to 8 वाला रहेगा मेरे मित्रों। कहते साहब जो अनुपात है ये हमारा रहेगा 1:35 रहेगा साथियों। अब उसमें भी आपने एक बात लिखी है, कौन सी वाली, कि साहब प्रत्येक विद्यालय में क्या व्यवस्था होनी चाहिए। कहते हैं साहब विज्ञान और गणित का शिक्षक, विज्ञान और गणित का शिक्षक होना चाहिए। एक मेरे मित्रों ध्यान रखिएगा सामाजिक अध्ययन का शिक्षक होना चाहिए। एक जो है आपके पास सामाजिक अध्ययन का टीचर होना जरूरी है।
और साथियों एक जो है भाषा शिक्षक होना जरूरी है, ये आपने बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो बात है साथियों, ये आप लोगों ने यहाँ पर लिखी है। अब आपने कहा कि मेरे मित्रों इसके ऊपर यदि बात करोगे, तो आपने कह दिया साहब ये तो ठीक है, ये रहेगा। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो इन सब को छोड़कर बच्चे अपने पास कितने आ जाते हैं, बच्चे अपने पास 100 से ऊपर है। 100 बालक यदि आपके पास में है। अब यदि कह देते हैं साथियों कि यदि 100 बालक आपके पास आ जाते हैं और 100 बालक से ऊपर यदि होंगे, तो अब क्या करोगे? तो 100 बालक से ऊपर जब आपके पास में होंगे, तो आपने कहा कि मेरे मित्रों एक तो रहेगा प्रधानाध्यापक रहेगा। प्रधानाध्यापक पूर्णकालिक होगा, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद में अंशकालिक शिक्षक होंगे आपके पास में। अंशकालिक शिक्षक कौन कौन से होंगे मेरे मित्रों? कला शिक्षा होगा, कला शिक्षक होगा, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षक होगा, शारीरिक और ये मेरे मित्रों आपने कहा कि भाई ये जो टीचर है ये अपने पास में होना जरूरी है। और एक टीचर होगा अपने पास वर्क एजुकेशन का, कार्य शिक्षा का। ये आपने कह दिया है। अब इसमें एक लास्ट बात आपको जोड़नी है साथियों, कौन से वाली, कि जो शिक्षण, जी हाँ, कालांश है, शिक्षण कालांश जो है ये कितने होंगे मेरे मित्रों? तो ध्यान रखना है आपको, शिक्षण कालांश होंगे इसके 1000 घंटे होंगे। और यदि शिक्षण दिवस के बारे में पूछोगे, और शिक्षण दिवस के बारे में पूछोगे, तो ये आपने 220 दिन कह दिया है मित्रों। अब अब यदि 200 से अधिक बालक होंगे, 200 से अधिक बालक होने पर जो रेशियो है आपका, ये यहां पर भी कितना होगा? 140 का होगा। अब बस केवल साथियों एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी यहाँ पर। ये हो गया है मेरे मित्रों, और धारा 16 हो गया है आपका, 17 भी हो गया है आपका। अच्छा ये तो आपका वही है, एसएमसी वाला था। ये 19 वाला मेरा मित्र था, 19 वाला। इसमें एक अतिरिक्त प्रावधान हमने जोड़ा है, कहता है साहब दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बालकों के लिए नवीन प्रावधानानुसार, नवीन प्रावधानानुसार इन्होंने क्या किया? शिक्षक शिक्षार्थी जो अनुपात था हमारा, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात चेंज किया है। 1/5 यदि पूछोगे मेरे मित्रों, 1/5 तक और 6/8 तक, ये हो गया है, ये हो गया है। तो साथियों यहां पर तो आप लोगों ने रखा था, ध्यान रखिएगा, 1:10 रखा था आप लोगों ने, 1:10 रखा है। और यहां पर रखा था 1:15 तक। साथियों एक ही बार में आपको मैं बता नहीं सकता कि अभी टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि लोगो लग रहा है। आप चाहो तो देख भी सकते हो, मैं स्लाइड को थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, शायद नहीं दिखेगा अभी क्योंकि लोगो लगा हुआ है इसलिए। तो ये जो क्लास है साथियों आप लोगों की,
ये हम लोगों ने स्टार्ट कितने बजे की थी? जो आपकी क्लास स्टार्ट की थी, ये हमने लगभग 4 बजे के आसपास स्टार्ट की थी। अभी 5:37 हुए हैं सुबह के। अब आपकी क्लास कंप्लीट हुई है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा साथियों कि रीट मेंस में या फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्जाम आप दे रहे हो उसमें कसर मत छोड़िएगा। सिलेक्शन आपको लेना है, चाहे आप सीटेट की एग्जाम दो, क्योंकि हमें नौकरी लगनी है। अभी इतना ही कहूँगा, बाकी फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।